हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पुलकित मित्तल। आज मैं आपको पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर की बुक अप्लाइड फिज़िक्स सेकंड, जिस बुक का नाम है उसका चैप्टर नंबर 2 ऑप्टिक्स के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। तो अच्छे से आप देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ लाइट के बारे में। ये जो चैप्टर है ये वेव नेचर, लाइट के नेचर के ऊपर डिपेंड है। लाइट के नेचर को इस चैप्टर में बताया गया कि लाइट क्या क्या पाथ फॉलो करती है और लाइट क्या होती है, लाइट का नेचर कैसा होता है, हॉयजेंस प्रिंसिपल वगैरह, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में बताया गया है। पोलराइजेशन, ब्लूस्टर लॉ, लॉ ऑफ मैलर्स, ये सब इस चैप्टर में है। तो सबसे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं और इस चैप्टर के बारे में बताने से पहले मैं लाइट के बारे में आपको बताता हूँ कि लाइट एक वंडरफुल गिफ्ट है जो कि हमको नेचर की तरफ से मिला है, जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। और लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, जिसका एक बेहतरीन एग्जांपल सन है। सन एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है कि लाइट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी को जो प्रूफ करता है। और जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ एज पर रे ऑप्टिक्स, बट light diverges from its straight line path as suggested by wave nature of light. तो लाइट पॉसेस वेव नेचर ऑल्सो, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइट जो है वेव नेचर को भी फॉलो करती है। और ये जो चैप्टर है ये इसी बारे में बताएगा, वेव नेचर ऑफ लाइट को डिटेल में समझाने के लिए ये चैप्टर है ऑप्टिक्स। इस चैप्टर को हम वेव ऑप्टिक्स भी बोल सकते हैं। क्योंकि इस चैप्टर के द्वारा हम लाइट के वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताऊंगा। ये मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया था लाइट के ऊपर और इस चैप्टर के ऊपर कि ये चैप्टर किस से रिलेटेड है। तो नाउ स्टार्ट। नेचर ऑफ लाइट। लाइट, पहला पॉइंट है कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट है, कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। जैसे कि मैंने अभी जब इंट्रोडक्शन दिया था उसमें बताया कि लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ एज पर रे ऑप्टिक्स। सेकेंड पॉइंट है लाइट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, हैंस इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, कि जो लाइट है उसको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। थर्ड पॉइंट है लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड एट मिरर एंड रिफ्रैक्टेड एट लेंसेज, कि जो लाइट है वो मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्रैक्टेड एट लेंसेज, और पार हो जाती है लेंसेज के। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए। तो ये एग्जांपल है रिफ्रैक्टेड मिरर्स का। कि लाइट इज़ रिफ्रैक्टेड एट मिरर्स, ये मिरर है। ये मिरर के पीछे कोटिंग करी जाती है कि आर पार का, ताकि ना दिख पाए। अगर ये कोटिंग नहीं होगी तो हम अपने आप को शीशे में नहीं देख पाएंगे। इसलिए ये पीछे वाइट कलर की या फिर ब्राउन कलर की कोटिंग की जाती है। आप अपने शीशे में देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे ये है कि मैंने एक टॉर्च है, ये टॉर्च की मैंने लाइट इस मिरर पे डाली। तो क्या होगा कि जैसे ही ये लाइट पड़ेगी, तो जैसे ही शीशे पे पड़ी तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी यहाँ पे और सीधे भी, चारों तरफ ये रिफ्लेक्ट करती रहेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइट रिफ्लेक्टेड एट मिरर। अब हम रिफ्रैक्टेड का एग्जांपल देखते हैं। यह एग्जांपल दो चीज़ों को बताएगा। सबसे पहले कि रिफ्रैक्टेड, अब यहाँ पे लिख देते हैं।
रिफ्रैक्टेड, कि लाइन से जो है वो रिफ्रैक्टेड होते हैं, कि लाइट जो है उसमें से पास हो जाती है। कोई भी अगर लेंस होता है उसमें ये जो कोटिंग होती है ये कोटिंग नहीं होती, जिसकी वजह से जो लाइट है वो पास हो जाती है। और ये एक लेंस है जो आपने बचपन में भी करा होगा ये काम, कि जैसे ही सन रेज होती है वह इस लेंस पे पड़ेगी, तो आपने नीचे देखा होगा यहाँ पे हम पेपर रख देते थे एक, तो जाए और कुछ देर तक 5-10 मिनट तक एक पॉइंट पे एकदम से लगा के रखते थे, तो यहाँ पे वाइट वाइट कलर का कुछ नज़र आता था, जिसकी वजह से ऐसे ही आगे पीछे भी हम इसको करते रहते और ये जो पेपर है वो बर्न हो जाता था। तो ये एक एग्ज़ाम्पल भी देख सकते हैं कि जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट रिफ्रैक्ट हो जाती है लेंसेज से। लेकिन अगर हम ऐसे मिरर पे करेंगे ना सन को, तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसमें से आर पार नहीं हो पाएगी जो सन की रेज है। और जैसे कि ये लेंस इस पेपर को बर्न कर पाया था, ऐसे वो जो इसके मिरर के पीछे रखी कोई चीज़ होगी उसको बर्न, पेपर या किसी भी चीज़ उसको पेपर वगैरह को बर्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये 2 एग्जांपल थे इस चीज़ को दिखाने के लिए कि थर्ड पॉइंट जो था हमारा कि लाइट इज रिफ्रैक्टेड एट मिरर्स एंड रिफ्रैक्टेड एट लेंसेज। तो आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट। व्हेन फाइन बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट एट अ प्रिज्म, जब एक फाइन बीम वाइट लाइट की इंसिडेंट होती है किसी प्रिज्म पे, इट डिवाइडेड इनटू 7 कलर्स, तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, जिसको विबग्योर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, विबग्योर की डेफिनेशन जो पूरी होती है, जो इसकी फुल फॉर्म होती है विबग्योर की, वो ये है: वी से वायलेट, आई से इंडिको, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। रेड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, जबकि लास्ट में आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेड ही होता है। विच इज़ कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ लाइट, जिसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। इसका भी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। तो यह है एग्जांपल, इसको हम प्रिज्म बोलते हैं। ये सन है, सन अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ये वाइट वाइट नज़र आएगा, आपको ये येलो नहीं वाइट नज़र आएगा, और ये एक्चुअली में वाइट ही होता है। जैसे ये वाइट जो लाइट होती है सन की, वो इस प्रिज्म पे पड़ेगी, तो प्रिज्म के अंदर से जब ये लाइट पास होके जाएगी तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, जो कि विबग्योर कहलाते हैं। VIBGYOR, विबग्योर। रेड इसमें सबसे ज़्यादा होता है। वी से वायलेट, जैसे कि आपको मैंने दिखा रखा है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल आप वैसे भी देख सकते हैं कि जब कभी बारिश होती है तो आपने देखा होगा कि बारिश होते हुए अगर सूरज निकल जाता है तो आपको रेनबो दिखाई देता है, तो वो रेनबो यही होता है, 7 कलर से मिलके रेनबो बनता है, और उसमें 7 कलर यही सातों होते हैं। तो आई होप ये चारों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब ये कुछ 2 नोट पॉइंट है, इनको लिख लीजिएगा कि लाइट सोर्स, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, hence light travel in straight line form a wave related to the concept of wave nature of light। लाइट में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन तीनों होते हैं। इन सब के डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगा, देख लीजिएगा। तो इसके वजह से जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि लाइट का जो नेचर होता है वो वेव नेचर भी होता है। लाइट वेव नेचर से भी रिलेट करती है। व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, जब जो एक सफिशिएंट एनर्जी ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट करते हैं किसी मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उस जगह से निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम प्लेट्स,
उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, और उसको पार्टिकल नेचर भी बोलते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट भी उसको बोला जाता है। इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये एक सफिशेंट एनर्जी ऑफ लाइट है जो इस मेटल वाले प्लेट पे जैसी पड़ेगी, तो ये जो मेटल्स है इनमें डिस्टरबेंस होना चालू हो जाएगा, और जिसकी वजह से ये अपनी जो जगह है उसको एमिट कर देंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ऐसे ऐसे ये निकलते रहेंगे। दे इमिट देयर पोजीशन, या फिर ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम प्लेट्स, और इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं। इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर को भी फॉलो करती है। ये 2 नोट पॉइंट है, आई होप लिख लिए होंगे आपने, और नोट्स साथ साथ पॉज करके बनाते रहिएगा। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने अपने थ्योरी दी थी, जो कि मैंने आपको एक करैक्टरिस्टिक्स बताई थी, जो ये पार्ट्स बताए थे इम्पोर्टेंट। इन्हीं के ऊपर कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरियाँ दी थी। उनमें थे पहले न्यूटन्स ने दी थी, वो था न्यूटन कोरैप्सर थ्योरी के नाम से फेमस हुई। हाइजीन्स, जिसको आप जानते होंगे, हाइजीन्स प्रिंसिपल भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऐसी हाइजीन सर ने दी थी, उन्होंने हाइजीन्स वेव थ्योरी के नाम से। मैक्सवेल इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के नाम से उनकी थ्योरी फेमस हुई। और लास्ट में थे हमारे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि हमारी मेन है, जो हमारे सिलेबस में पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में है। तो मैं इन सब के बारे में न बताते हुए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में बताता हूँ। तो पहले इसकी डेफिनेशन, फिर पूरे फॉर्मूले और डायग्राम। जो प्लैंक्स थे उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था कि एनर्जी ऑफ अ रेडिएशन इज़ नॉट कंटिन्यूअस। जो एनर्जी होती है रेडिएशन की वो कंटिन्यूअस नहीं होती, बट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स पैकेट्स। लेकिन वो स्मॉल बंडल्स और पैकेट्स में होते हैं कॉल्ड फोटोन, जिसको फोटोन कहते हैं। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ फिर से कि एनर्जी of a radiation is not continuous. Energy of a radiation is not continuous, but it is in the form of small bundle. लेकिन वो small bundle की फॉर्म में होते हैं। बंडल्स को हम पैकेट्स में बोलते हैं। जब लाइट आती है सन से, वो पैकेट्स के फॉर्म में आती है, बंडल्स की फॉर्म में आती है, डायरेक्ट नहीं आती, पैकेट्स की फॉर्म में पार्ट बाय पार्ट आती है, जिसको फोटोन कहते हैं। इफ़ nu be frequency and lambda is wavelength of radiation energy of photon, then A equal to h nu, where जो nu होता है वो c by upon lambda के इक्वल होता है। तो E equal to h c upon lambda, और जो h होता है वो एक प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻30 पर जूल पर सेकेंड, और जो c होता है उसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये थी प्लैंक क्वांटम थ्योरी, और ये आपकी मेन है, इसको लिख लीजिए। अब हमारा टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, के लाइट दो नेचर को फॉलो करती है। लाइट पॉसेस वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर बोथ। लाइट वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को फॉलो करती है। मोमेंटम ऑफ फोटोन ए इक्वल टू एच न्यू, पहले इक्वेशन, ए इक्वल टू एम सी स्क्वायर दूसरी इक्वेशन। अब हम जब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, एम इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। मोमेंटम ऑफ फोटोन P इक्वल टू एच एम इंटू सी के इक्वल होता है। तो इसी के हिसाब से P इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी, क्योंकि m हमारा क्या था, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर के इक्वल था, तो m की वैल्यू डाल दी एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी। ऐसे ही
तो P इक्वल टू एच अपॉन सी इंटू सी अपॉन लेमडा। तो P इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, मोमेंटम इक्वल होता है एच अपॉन लेमडा के। अब हम बात करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ की, कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता क्या है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग, इफ़ अ पार्टिकल ऑफ मास m, अगर पार्टिकल किसी का मास m है, पार्टिकल का मास m है, इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी v, और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल इज, तो उसका वेवलेंथ जो उस समय पार्टिकल फॉलो कर रहा होगा वो होगा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू v। और उनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर, और मोमेंटम ऑफ थ्योरी पर। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्रेकिंग इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जो लाइट जिस पाथ से फॉलो करती हुई गई थी उसी पाथ से, उसी जगह से वापस आ जाए, मतलब स्ट्राइक करे पहले और फिर मुड़ जाए, दूसरे पाथ फॉलो करते हुए स्ट्राइक करके वापस आ जाए, उसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब कि द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग, मतलब सेम मीडियम पे, अगर एयर के पास से होती हुई गई है तो एयर पे ही, अगर ग्लास है तो ग्लास पे ही वो स्ट्राइक करके वापस आ जाए। आप मेरी जो नेक्स्ट वीडियो, जो मतलब इससे पहली वीडियो होगी, उसमें आपको पता लग जाएगा ग्लास मीडियम और एयर मीडियम के बारे में, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि ये दो मीडियम होते हैं, ये ग्लास मीडियम है और ये एयर मीडियम है। अगर लाइट यहाँ से पास हो रही है तो वह यहीं से होती हुई पास आ जाए एट द, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से, और अगर एयर के पास से आ रही है तो यहाँ से ऐसे। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है, आई और ये आर, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये एयर में है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अब इसके लॉज, रिफ्रैक्शन के लॉ। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इंसिडेंट रे होती है और ये रिफ्रैक्टेड रे होती है। तो इंसिडेंट रे ऑलवेज इक्वल होगी रिफ्लेक्टेड रे की, जो लाइन आ रही है और जो लाइन जा रही है उसकी दोनों की दोनों इक्वल होंगी, सेम टाइम से स्ट्राइक करेगी, सेम जिस जिस तरीके से, जिस मतलब कि उसकी जो लेंथ होगी, जिस लेंथ से वो स्ट्राइक करेगी नॉर्मल की तरफ, उसी स्ट्राइक, उसी लेंथ से रिफ्लेक्टेड रे की तरफ मूव कर जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड पॉइंट है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे always lie in the same plane. The incident ray, the reflected ray and the normal ray always lie in the same plane, मतलब कि ये जो पॉइंट है ना, ये पूरे एक पॉइंट पे ही always lie in the same plane, सेम प्लेन पे ही फॉलो करेंगे, लाई करेंगे, मतलब मिलेंगे। यहीं से नॉर्मल रे जा रही होगी, यहीं से इंसिडेंट रे आ रही होगी और यहीं से रिफ्लेक्टेड रे वापस स्ट्राइक करके जा रही होगी, और इस चीज़ पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि रेयर से डेंसर और डेंसर से रेडियम, इसका मतलब समझिएगा कि बैंड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका मतलब ये है कि बैंड्स द नॉर्मल मतलब कि रेडियर से डेंसर, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब कि डेंसर से रेडियर। ये होता है
ये डेंसर की तरफ आ रही है और ये रेयर की तरफ जा रही है। जाने वाले को ऐसे रेरियर और आने वाले को डेंसर। ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम इसको बोलते हैं। इसके लॉ देख लीजिए, पहले इसकी डेफिनेशन कि द फिनोमिना और डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ where light enter into the another medium. द फिनोमिना ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट, डेविएशन ऑफ लाइट मतलब कि डेविएट करना उस लाइन के पाथ को फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन पाथ व लाइट इनटू द अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम की तरफ जा रही हो तो उसका डाइवर्ट हो जाना, उसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसके ये लॉज हैं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। इसमें भी सेम कंडीशन होती है। सेकेंड पॉइंट है ऑल सेम, ऐसी जैसे रिफ्लेक्शन में होता है सेम पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। सेकेंड पॉइंट को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कि साइन आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब कि साइन आर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड एनी मीडियम। कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट एट एनी मीडियम। तो एनी मीडियम पे जो भी कोई मीडियम होगा उस पर हमेशा कांस्टेंट होगा साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो। द रेशियो ऑफ साइन आई एंड द साइन आर इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एट एनी मीडियम। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये डेंसिव मीडियम, ये रेडियल मीडियम, ये नॉर्मल रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। डेंसिव मीडियम से ऐसे रेडियल मीडियम की तरफ आई तो ये थोड़ा सा मुड़ गई। ये एक्स वाई ये डिस्टेंस फाइंड करने का। डेंसिव मीडियम, रेडियल मीडियम, ये होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो नेक्स्ट पार्ट मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और नोट्स बना लीजिएगा साथ साथ। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।